अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में एडोल्फ हिटलर की बायोग्राफी के बाद वर्ल्ड वार II के अहम वाक़यात के बारे में जानेंगे। 1934 पाउल वॉन हिंडनबर्ग की डेथ के बाद एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बन जाता है। इसके पास जर्मनी की प्रेसिडेंसी के साथ साथ जर्मनी की चांसलरशिप की भी सीट आ जाती है। वो अपने आप को जर्मनी का फ्यूरर यानी कि द किंग ऑफ द जर्मनी डिक्लेयर कर देता है। इसके साथ जर्मनी की तमाम मिलिट्री और सिविल पावर एडोल्फ हिटलर के हाथ में आ जाती है। कंट्रोल संभालने के बाद एडोल्फ हिटलर का तमाम तर फोकस अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की बजाय अपनी फौज को स्टेबलाइज करने पर होता है। वर्ल्ड वार I के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल के आर्टिकल नंबर 231 में ये बात मेंशन की गई थी कि जर्मनी अपने ट्रूप्स की तादाद 1 लाख से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकेगा और ना ही अपनी नेवी और एयरफोर्स रख सकेगा। एडोल्फ हिटलर कंट्रोल संभालने के बाद इस आर्टिकल की खुल्लम खिलाफ वर्जी करता है। वो अपनी आर्मी के ट्रूप्स की तादाद बढ़ाता है और साथ ही साथ अपनी एयरफोर्स और नेवी को बिल्डअप करना शुरू कर देता है। एडोल्फ हिटलर का ख्वाब था कि वो एक जर्मन एम्पायर बना सके जहां जर्मनी के लोग आज़ादी के साथ और बिला खौफ होकर रह सकें। इस जर्मन एम्पायर के ख्वाब को पूरा करने के लिए एडोल्फ हिटलर अपनी पहली नज़र डालता है अपने हमसाया मुल्क ऑस्ट्रिया पर। वो फोर्सफुली ऑस्ट्रियन चांसलर कर्ट शूशनिंग के साथ मिलकर एक पैक्ट साइन करता है जिसके तहत इसकी गवर्नमेंट में नाजियों को हिस्सा दिया जाता है। नाजियों को हिस्सा मिलने के बाद इसकी गवर्नमेंट का हाल बद से बदतर हो जाता है। तमाम तर हालात ऑस्ट्रियन चांसलर कर्ट शूशनिंग के हाथ से बाहर हो जाते हैं। हालात की इंटेंसिटी को देखते हुए कर्ट शूशनिंग अपनी कैबिनेट से जर्मनी के साथ रहने या ना रहने के मुतालिक पब्लिक वोट की राय मांगता है। इस खबर का पता चलते ही एडोल्फ हिटलर अपनी आर्मी के साथ ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में मार्च कर देता है। इस तरह ऑस्ट्रिया की हुकूमत को वो बासानी गिराकर वहां कब्जा कर लेता है। Without comment, we present the story of Germany's march into Austria, across the bridge over the river Salza into Salzburg. ऑस्ट्रिया को कब्जे में लेने के बाद एडोल्फ हिटलर अपना अगला टारगेट चेकोस्लोवाकिया को बनाता है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नेविल चैम्बरलैन किसी और तरह की कोई भी जंग नहीं चाहते थे। वो हिटलर के साथ एक म्यूनिख पैक्ट साइन करते हैं जिसके तहत चेकोस्लोवाकिया का इलाका सुडेटलैंड जर्मन टेरिटरी में आ जाएगा और जर्मनी किसी और तरह की कोई भी जंग नहीं करेगा। हिटलर सुडेटलैंड के इलाके को एक्सेप्ट करने के बाद इस पैक्ट को तोड़ने में 1 साल भी नहीं लगाता। वो 1939 के एंड में चेकोस्लोवाकिया पर हमला करके इसे अपनी टेरिटरी में शामिल कर लिया जाता है। चेकोस्लोवाकिया के 2 हिस्से किए जाते हैं, एक नाजी गवर्नमेंट की मलकियत में आ जाता है जबकि दूसरे हिस्से पर नाजी की पपेट सरकार बिठाई जाती है और इस हिस्से का नाम रखा जाता है स्लोवाक रिपब्लिक। एडोल्फ हिटलर अपना अगला टारगेट पोलैंड को बनाता है। वो पोलैंड को हासिल करने के लिए सोवियत यूनियन के साथ एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन करता है। 1 सितंबर 1939 एडोल्फ हिटलर अपने 10 लाख ट्रूप्स के साथ पोलैंड के साउथ और नॉर्थ से हमला कर देता है। इस हमले पर यूके और फ्रांस जैसी एलाइज कंट्रीज चौकन्ना हो जाती हैं। वो इसके बाद अपने आप को हिटलर का अगला टारगेट कंसीडर करते हैं। इस पर यूके जर्मनी को एक वार्निंग देता है कि अगर जर्मनी पोलैंड को इन्वेड करने से बाज ना आया तो डायरेक्टली जर्मनी से वार शुरू की जाएगी। हिटलर इस अल्टीमेटम को इग्नोर कर देता है जिसके बाद यूके ऑफिशियली जर्मनी के खिलाफ जंग डिक्लेयर कर देता है। नेविल चैम्बरलैन ने सरकारी रेडियो पर इस जंग का ऐलान किया। This country is at war with Germany. इसके बाद साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड भी जर्मनी के खिलाफ जंग डिक्लेयर कर देते हैं।
8 सितंबर 1939 जर्मनी सोवियत यूनियन के साथ मिलकर पोलैंड को इन्वेड कर लेता है। इस जंग को जीतने के लिए हिटलर ने कई तरह की स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल की। इसमें एक स्ट्रैटेजी ब्लिट्जक्रीग स्ट्रैटेजी थी। इसमें हमला इतनी शिद्दत से किया जाता था और इस तेजी के साथ किया जाता था कि दुश्मन को कुछ पता भी नहीं चलता था। हिटलर अपने ट्रूप्स को क्रिस्टल मैथ नामी एक ड्रग देता था, जिसके तहत इसके ट्रूप्स की भूख प्यास और नींद की कमी पूरी हो जाती थी। इस ड्रग ने एडोल्फ हिटलर को जंग जीतने में बहुत ही ज्यादा मदद दी। पोलैंड को हासिल करने के बाद आधा हिस्सा सोवियत यूनियन के पास जबकि आधा हिस्सा जर्मनी के पास चला जाता है। इसके बाद 1940 हिटलर ब्लिट्जक्रीग स्ट्रैटेजी के जरिए नॉर्वे और डेनमार्क को भी इन्वेड कर लेता है। 10 मई 1940 नेवल चैम्बरलैन अपने हमसाया मालिक को ना बचाने की वजह से अपना इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद यूके का अगला प्रेसिडेंट विंस्टन चर्चिल को चुना जाता है। फ्रांस को हासिल करने के बाद ब्रिटेन के सिवा बाकी तमाम यूरोपियन कंट्रीज जर्मनी के कब्जे में आ जाती हैं। ऑन द अदर हैंड अमेरिका इस वक्त जंग में शामिल नहीं हुआ था। उसके मुताबिक यूरोप अपने मामलात खुद ही देखे। उसके नफा नुकसान से अमेरिका को कोई भी सरोकार नहीं था। हिटलर के ख्याल के मुताबिक जर्मन स्ट्रेंथ को देखते हुए ब्रिटेन अब जर्मनी से पीस ट्रीटी साइन करना चाहेगा, लेकिन होता सब कुछ इसके अपोजिट है। विंस्टन चर्चिल की तरफ से एक आइकॉनिक स्पीच दी जाती है। We shall fight in the hills. We shall never surrender. वो जर्मनी के खिलाफ हर मुहाज पर लड़ने का अज़म करता है। जर्मनी के पास अब ब्रिटेन को इन्वेड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जर्मनी और ब्रिटेन के दरमियान बाय लैंड कोई भी कनेक्शन नहीं था। हिटलर फैसला करता है कि वो ब्रिटेन पर अब एयर स्ट्राइक करेगा। वो ब्रिटेन के मिलिट्री एयर बेसिस, नेवल बेसिस पर हमला करेगा और इसके साथ साथ ब्रिटेन के मिलिट्री इक्विपमेंट्स को भी तबाह करेगा। जर्मनी के पास 2600 फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट्स थे, जबकि इसके मुकाबले में ब्रिटेन के पास सिर्फ 700 एयरक्राफ्ट्स थे। जर्मनी की टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू ब्रिटेन काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी। 10 जुलाई 1940 हिटलर अपना पहला हमला ब्रिटेन पर लॉन्च करता है। इस हमले में ब्रिटेन को काफ़ी ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। ब्रिटेन इस हमले में बहुत ही ज़्यादा अपना मिलिट्री इक्विपमेंट खोता है। इसके साथ साथ ब्रिटेन को अपनी एयर और नेवल बेसिस पर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। गुजरते वक्त के साथ साथ अब जर्मन एयरफोर्स रात को भी ब्रिटेन पर हमला करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक रात जर्मन एयरफोर्स गलती से लंदन शहर पर हमला कर देती है, जिसके नतीजे में काफ़ी ज़्यादा सिविलियंस की जानें जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा बिल्डिंग्स वगैरह को भी नुकसान पहुंचता है। विंस्टन चर्चिल इसके बदले में जर्मनी के शहरों पर हमला करके रिटेलिएट करता है। दोनों के शहरों पर हमला और बमबारी करने से जंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और खौफनाक हो जाती है। 15 सितंबर 1940 एडोल्फ हिटलर अपने 1100 एयरक्राफ्ट्स को लंदन शहर पर हमला करने के लिए भेजता है। सोचें कि वो किस तरह का मंजर होगा जब 1100 एयरक्राफ्ट्स आपके शहर की तरफ आ रहे हो। एडोल्फ हिटलर का ख्याल था कि वो इसी हमले में लंदन शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह करके इस पर कब्जा कर लेगा। इसके जवाब में ब्रिटेन के पास 630 एयरक्राफ्ट्स थे। पहले दिन की लड़ाई में ब्रिटेन सिर्फ 29 एयरक्राफ्ट्स जबकि जर्मनी 70 एयरक्राफ्ट्स खोता है। इस जंग और इस दिन को बैटल ऑफ ब्रिटेन डे के नाम से अब भी पुकारा जाता है। वर्ल्ड वार II में एडोल्फ हिटलर की ये पहली हार कंसीडर की जाती है। इस ऑपरेशन को जर्मनी ने सी लाइन का नाम दिया था। एडोल्फ हिटलर इस ऑपरेशन को मुश्किल जानकर इसे पोस्टपोन कर देता है।
इसी दौरान हिटलर ने इटली के डिक्टेटर मुसोलिनी से मिलकर ग्रीस, यूगोस्लाविया और बुल्गारिया पर हमला करके इन्हें इन्वेड कर अपनी टेरिटरी में शामिल कर लिया था। इसके बाद एडोल्फ हिटलर अपना अगला टारगेट सोवियत यूनियन को सिलेक्ट करता है। सोवियत यूनियन को इन्वेड करने के लिए एडोल्फ हिटलर फ्रांस वाली स्ट्रैटेजी अपनाता है। वो अपनी फौज को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। एक हिस्सा बाल्टिक रीजन से होता हुआ मॉस्को जाएगा, जबकि दूसरा हिस्सा सीधा मॉस्को जाएगा, जबकि तीसरा हिस्सा स्टालिनग्राड के शहर की तरफ साबित कदमी करेगा। इस ऑपरेशन को 22 जून 1941 में लॉन्च किया गया था। सोवियत यूनियन अपने आप को बचाने के लिए एलाइड पावर का हिस्सा बन जाता है। एलाइड पावर का हिस्सा बनने के बाद सोवियत यूनियन का सबसे पहला टारगेट होता है कि वो अपने हथियारों को पूरा करे। वो ब्रिटेन के साथ मिलकर अपने रास्ते में आने वाले ईरान को भी इन्वेड करते हैं। इसके बाद सोवियत यूनियन को ब्रिटेन इजीली अपने हथियारों को सप्लाई करता है। इसी दौरान जर्मनी की आर्मी 600 किलोमीटर तक सोवियत यूनियन में घुस जाती है। आगे की हिकमत अमली तय करने के दौरान एडोल्फ हिटलर और उसके कमांडर्स के माबेन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन 1941 के आखिर तक पोस्टपोन कर दिया जाता है। इसी दौरान सोवियत यूनियन जापान से भी जंग कर रहा था। वो जापान के साथ पीस ट्रीटी साइन कर लेता है और अपने तमाम तर ट्रूप्स को जर्मनी के खिलाफ जंग के लिए बुला लेता है। दिसंबर 1941 एक ऐसा महीना जब वर्ल्ड वॉर 2 में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जापान यूएसए के पर्ल हार्बर पर हमला कर देता है, जिसके नतीजे में यूएसए के 2300 ट्रूप्स मारे जाते हैं। इस टाइम पर अमेरिका जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करके वर्ल्ड वॉर 2 में ऑफिशियली तौर पर इन्वॉल्व हो जाता है। वो जापान के खिलाफ अलाइड फोर्सेस का हिस्सा बनता है। जून 1942 जापान के 4 एयरक्राफ्ट्स मिलिट्री इक्विपमेंट्स के साथ आ रहे थे कि यूएसए ने अलाइड फोर्सेस के साथ मिलकर इन एयरक्राफ्ट्स को तबाह कर दिया। ये अलाइड फोर्सेस की दूसरी बड़ी कामयाबी कंसीडर की जाने लगी थी। 1942 बैटल ऑफ स्टालिनग्राड शुरू हो जाती है। इस वक्त तक जर्मन ट्रूप्स ने स्टालिनग्राड के शहर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन सोवियत यूनियन और अलाइड फोर्सेस मिलकर जर्मन ट्रूप्स का मुकाबला करते रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सोवियत यूनियन के ट्रूप्स बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में वापसी करने लगते हैं। अलाइड फोर्सेस और सोवियत यूनियन के ट्रूप्स बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में 3 लाख जर्मन ट्रूप्स को घेरे में ले लेती हैं। ये अलाइड फोर्सेस की एक और बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसके बाद बैलेंस ऑफ पावर अलाइड फोर्सेस की जानब ट्रांसफर होना शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के खिलाफ एक और बुरा दिन आता है, जब इटली की अवाम अपने ही डिक्टेटर के खिलाफ खड़ी हो जाती है और वहां का बागी मुसोलिनी को कत्ल कर देता है। इसके बाद इटली की नई गवर्नमेंट अलाइड फोर्सेस के साथ जंग ना करने का इरादा करती है। इस वक्त तक तमाम ममालिक की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर चुकी थी। अवाम का बहुत ही बुरा हाल था। नवंबर 1943 सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट स्टालिनग्राड, अमेरिकन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल तेहरान में क़याम अमन के लिए मीटिंग करते हैं। वो इस चीज़ की प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके दुनिया की मईशत को संभाला जाए और वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म किया जाए। वो एक यूनाइटेड स्ट्रैटेजी अपनाने पर जोर देते हैं। 6 जून 1944
अलाइड फोर्सेस को फ्रांस में उतारा जाता है ताकि फ्रांस को आजाद करवाया जा सके। इस दिन को डी डे कहकर बुलाया जाता है, बुलाया गया। हिटलर का ध्यान अब सोवियत यूनियन से हटकर फ्रांस में अपने डिफेंस पर हो जाता है। वो सोवियत यूनियन से जर्मन ट्रूप्स को निकालकर फ्रांस में डिफेंस की तरफ बुलाता है। सिर्फ 2 महीने में ही सोवियत यूनियन ने अपनी 600 किलोमीटर जमीन वापस ले ली थी। इसके बाद फ्रांस में अलाइड फोर्सेस को साउथ और नॉर्थ दोनों से ही बुलाया जाता है। जर्मन ट्रूप्स अब 3 तरफ से घेरे जा चुके थे। अलाइड फोर्सेस जबरदस्त तरीके से जर्मन शहरों, ट्रूप्स और मिलिट्री बेसिस पर बॉम्बिंग करते हैं, जिसके नतीजे में एडोल्फ हिटलर और जर्मनी को बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बाद अलाइड कंट्रीज की जानिब से ये ऐलान किया जाता है कि जो भी जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करेगा वो अलाइड कंट्रीज का हिस्सा बन सकता है। जिसके बाद सऊदी अरब, यूरुग्वे, मिस्र, लीबिया, तुर्की ने भी जर्मनी के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दी थी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये बात क्लियर हो चुकी थी कि जर्मन अब हारने वाला है। 1945 एक ऐसा साल जब जर्मन तकरीबन हार चुका था। अलाइड ट्रूप्स जर्मनी के शहरों में दाखिल हो जाती है। वो बर्लिन शहर को सराउंड कर लेती है। एडोल्फ हिटलर को अपनी हार वाज़ह तौर पर नजर आ चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता अलाइड ट्रूप्स बर्लिन में मौजूद हिटलर के बंकर्स तक पहुंच जाती है। वो आखिरी लम्हात में अपनी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन के साथ शादी करके खुदकशी कर लेता है। उसकी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन उसी के साथ ही खुदकशी कर लेती है। जिसके बाद जर्मन ट्रूप्स ने भी अपने हथियार डाल दिए थे। बर्लिन शहर और पूरा जर्मनी अलाइड कंट्रीज के ज़ेरे एहतमाम आ चुका था। इसी के साथ ही दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन जंग वर्ल्ड वार 2 का इख्तिताम होता है। इस जंग में करोड़ों लोग मारे गए। खास तौर पर जीविश कम्युनिटी को बहुत ही ज्यादा टारगेट किया गया था। लगभग 6 करोड़ के करीब जीविश लोगों को मारा गया था। उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा गया, जहां उनसे इस तरह के सलूक किए गए कि उनको यहाँ बयान करना भी नामुमकिन है। आज की इस वीडियो में हमने एडोल्फ हिटलर की बायोग्राफी के बाद वर्ल्ड वार 2 के अहम वाक़यात और एडोल्फ हिटलर का राइज और फॉल जाना। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को देखते रहिए।